हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव है प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। हेलो एवरीवन, जो भी लाइव है प्लीज़ एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। एक फर्स्ट क्लास है आज, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियर फिजिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। 2 से 3 लेक्चर में ये जो चैप्टर है वो खत्म होगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। थोड़ा बहुत आज का लेक्चर और कल के लेक्चर में इसका हम थ्योरी के ऊपर ब्रीफ लेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। आपको करना क्या है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। इस लेक्चर के बाद आप जो अपने कोर्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक टेस्ट दिखाई देगा। जो पुराने बैच के स्टूडेंट हैं उनके जो टेस्ट सीरीज के फोल्डर में ऑलरेडी न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट करके टेस्ट है, वो आपको अटेम्प्ट कर लेना है इस लेक्चर के बाद। और जो विजयश्री बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना है कि आपके टेस्ट सीरीज का एक फोल्डर दिखेगा आपको। टेस्ट सीरीज के फोल्डर में न्यूक्लियर फिजिक्स का सब्जेक्ट या लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स टेस्ट फर्स्ट करके आपको दिखेगा। वो टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना। जितने हो जाते हैं ठीक है, नहीं होंगे तो वो आगे के लेक्चर्स के बाद हो जाएंगे। तो वो टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं लेक्चर लेता जाऊंगा, वो टेस्ट आप लोग लेते जाना। टेस्ट नहीं लोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, फिर रिवीजन का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर आपकी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए टेस्ट को जरूर करते जाना। टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस मैं प्रोवाइड करा नहीं पाऊंगा, रीजन बीइंग कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इतना टाइम हो नहीं पाता। उनके मैं पीडीएफ सॉल्यूशंस आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा तो पीडीएफ सॉल्यूशन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैंने कहा कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ में हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे। फिर देन उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस की, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस से ही बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस है क्या। तो न्यूक्लियस को हम ये जानते हैं, हम अभी तक ये पढ़ते हुए आए हैं कि एक एटम है और उस एटम का जो टाइनी कोर है, एटम का जो कोर है टाइनी कोर, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठे हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। भाई अभी तक हम ये पढ़ते हुए आए हैं कि ये अगर एटम है, ये अगर एटम है और एटम का ये जो टाइनी कोर है, ये जो कोर पार्ट है एटम का, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। जिसके अंदर क्या क्या बैठे हुए हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर बैठे हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ के जो शेल्स हैं उसके अंदर चक्कर लगा रहे हैं। इसकी एक डेफिनेशन और हो सकती है कि एक ऐसा क्वांटम सिस्टम है जिसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। तो इसको हम एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ क्वांटम सिस्टम विच इज करेक्टरिस्टिक बाय डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो इट इज अ क्वांटम सिस्टम, इट इज अ क्वांटम सिस्टम, it is a quantum system which is characteristic by discrete energy levels, which is characteristic by discrete energy levels। इसके अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। अलग अलग एनर्जी लेवल्स का मतलब क्या हुआ कि आप जो एनर्जी निकालते हैं, हम एनर्जी निकालते हैं किस फॉर्म में, आइंस्टीन का फॉर्मूला है mc²। अब इसके पास दो चीजें हैं न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, एक इसके पास है न्यूट्रॉन है और एक इसके पास प्रोटॉन है। तो अगर मैं न्यूट्रॉन के फॉर्म में इसकी एनर्जी निकालूं तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला क्या, mnc²। क्या लिखूंगा, mnc²। और हमारे पास एक यूनिट होती है AMU, है ना, AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 AMU जो है वो किसके इक्वल होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। उसके अलावा AMU को हम किस में और लिख सकते हैं, AMU को हम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं, 1 AMU इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c², है ना। तो ये ऐसे हम इसको रिलेट करते हैं किसके साथ, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसके साथ हम इसको रिलेट करते हैं। हमारे पास जो प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, उनके मास की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली होती है AMU में।
ये आप याद करके भी चलें तो बेटर होगा। तो mn जो है यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.0087 AMU, 1.0087 AMU। और मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो है 1.0078 AMU। तो आप अगर देखेंगे तो स्लाइटली डिफर कर रहा है, यानी कि मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन में। तो अगर इन मास के बेस पर यहाँ पर एनर्जी निकाली जाए, तो एनर्जी अगर मैं न्यूट्रॉन के फॉर्म में निकाल रहा हूँ, यानी कि न्यूट्रॉन का मास मैं कंसिडर करके एनर्जी निकालता हूँ, तो एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 939.56 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मैं प्रोटॉन के उसमें एनर्जी की वैल्यू निकालता हूं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 938.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि दोनों केसेस में अलग अलग एनर्जी आई है। इसलिए मैंने यहां पर कहा कि न्यूक्लियस एक ऐसा क्वांटम सिस्टम है जिसको करेक्टरिस्टिक किया जा सकता है अलग अलग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से। यहां पर आप देखेंगे तो एनर्जी में डिफरेंस भी आएगा। तो एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो आप कैसे निकाल लोगे, वो निकाल लोगे mn माइनस mp और c स्क्वायर। तो अगर ये आप डिफरेंस निकालते हैं तो इस डिफरेंस की वैल्यू आती है 1.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी का डिफरेंस आता है। और अगर आप रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हो एनर्जी की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आप रेस्ट मास एनर्जी निकालते हैं आइंस्टीन फॉर्मूला से, तो वो आती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है ना, इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी कम है, इनका डिफरेंस ही इतना ज़्यादा आ रहा है। तो इसलिए जो न्यूक्लियस है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। इसको हम क्वांटम के अंदर भी इसको इसी चीज़ से हम इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं कि क्यों नहीं मिलते हैं। तो हालांकि हमसे ये कोई नहीं पूछेगा, हाँ ये जरूर पूछा जा सकता है, ये जो दोनों मैंने चीज़ें लिखी हैं कि 1 AMU की जो केजी में यूनिट है 1 AMU 931.5 है, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है। मास ऑफ प्रोटॉन आपसे कोई नहीं पूछेगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन आपसे कोई नहीं पूछेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो रेस्ट मास एनर्जी है, ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, या रेस्ट मास एनर्जी, इसको इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी भी बोलते हैं, रेस्ट मास एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है वो कितनी होती है, वो होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तो बात हो गई कि न्यूक्लियस है क्या। अब न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली नाम दिया जाता है मास नंबर, या इसको न्यूक्लियन भी कहा जाता है ना। अगर एक न्यूक्लियस की मैं बात करूं, किसके लिए बात करूं, एक न्यूक्लियस के लिए, तो अगर मैं एक न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं तो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर एक नाम दिया जाता है मास नंबर, जिसको लिखा जाता है ए से। तो ये किसके बराबर हो गया, P + N। P का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यही एटॉमिक नंबर भी होता है जिसको हम जेड से भी लिखते हैं। यही एटॉमिक नंबर भी होता है जिसको हम जेड से भी लिखते हैं। और इसको कंबाइंडली बोला जाता है न्यूक्लियन। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियन। और वहीं अगर मैं एटम की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, एटम, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये हो गया एटम। तो एटम के अंदर कौन कौन आ गए, एटम के अंदर आ गए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और कौन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एटम के लिए न्यूक्लियन जो हो जाएंगे, एटम के लिए, तो एक एटम के लिए अगर आपको न्यूक्लियन को डिफाइन करना है तो वो हो जाएगा P + N + E। तो ये एटम के लिए, और ये किसके लिए है, ये है न्यूक्लियस के लिए। ये किसके लिए है, न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। और ये जो मास नंबर है जिसको हम Z + N से भी डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसके टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है वो बताते हैं, जिसमें आप पढ़ते हो आइसोटॉप, आइसोटोन, मिरर न्यूक्लियाई, है ना, और आइसोबार। तो वो उसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइसोटोप, तो आइसोटोप्स का मतलब क्या है, आइसोटोप का मतलब है प्रोटॉन नंबर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, प्रोटॉन नंबर सेम, इनके प्रोटॉन नंबर सेम रहेंगे, और मास इनके डिफरेंट हो सकते हैं, है ना, डिफर मास, डिफरेंट मास। डिफरेंट मास का मतलब क्या हो गया, ए जो है उसकी वैल्यू अलग अलग रहेगी और जेड की वैल्यू सेम रहेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूं 92 U235, और एक लिखूं मैं 92 U238, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1H1, 1H2, 1H3, वो भी आइसोटोप्स होते हैं। तो कुल मिलाकर आप ध्यान से देखो तो इनके जो जेड है, जेड, इनके जो जेड है, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर वो सेम है, जबकि इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि इनका एटॉमिक मास क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
तो ये क्या हो गया, आइसोटोप हो गया। इसी तरह से इनका एग्जाम्पल आप 1H1 1H2 ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आ रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब उसके प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं हो रहे, तो फॉर्मूला केमिकली चेंज नहीं होगा। अगर कोई आइसोटोप है तो आइसोटोप का जो केमिकल फॉर्मूला है या केमिकली उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा आइसोटोप के केस में। दूसरी अगर हम बात करें, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स का मतलब है जिसमें न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है, न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम है, पर प्रोटॉन नंबर जो है वो अलग अलग है। आइसोटोप्स को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो जिसमें जो प्रोटॉन नंबर है वो सेम है, न्यूट्रॉन नंबर अलग अलग है। आइसोटोन्स को आप ऐसे लिख सकते हो जिसमें न्यूट्रॉन जो है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और जेड मतलब प्रोटॉन्स वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। प्रोटॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उनको हम कहेंगे आइसोटोन्स। याद करने का तरीका, जहां टोन आ रहा है, टोन, उसका मतलब हो गया न्यूट्रॉन। टोप, आइसोटोप, पी का मतलब हो गया प्रोटॉन। तो ये किसके एग्जाम, ये क्या हो जाता है, आइसोटोन। आइसोटोन का मतलब है कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो सेम रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो जेड है यानी कि प्रोटॉन्स हैं वो अलग अलग रहेंगे। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे कि C614 और 7C14, नहीं इसमें तो अलग अलग हो जाएंगे, हाँ, तो 8C14, 8C8O, ओ ले लो, 8O और 16। अब यहां पर देखो जो एटॉमिक मास है वो है 14 और जेड की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, A माइनस जेड, तो ये कितना हो गए, 8 हो गए। इसी तरह से यहां पर देखो तो एटॉमिक मास इसका कितना है, 16 है। जेड जो यानी कि जेड का मतलब एटॉमिक नंबर इसका कितना आ रहा है, वो आ रहा है 8, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें भी कितने आ गए, 8 आ गए। तो एटॉमिक नंबर दोनों के अलग अलग हो गए, पर दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, पर जो जेड है वो अलग अलग होगा, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे आइसोटोन। फिर हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है आइसोबार। आइसोबार का मतलब हो गया जिनका जो एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा। आइसोबार का मतलब है जो एटॉमिक मास है वो सेम रहेगा, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो अलग अलग होंगे। तो इनका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास सेम रहेगा, पर प्रोटॉन नंबर इनके क्या करेंगे, डिफर करेंगे। एग्जाम्पल अगर मैं इसका लेता हूं आइसोबार का, तो जैसे मैंने लिखा 2He3 और एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने 1H3, तो दोनों के अगर एटॉमिक मास देखो तो इसका एटॉमिक मास भी कितना है, 3 है, इसका एटॉमिक मास भी कितना है, 3 है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 है, और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है। तो यहां पर इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो आइसोबार जो है उसके अंदर क्या होगा, एटॉमिक मास सेम होंगे, पर प्रोटॉन नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास मिरर न्यूक्लियाई। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास मिरर न्यूक्लियाई के पहले मैं बात कर लेता हूं आइसोमर। तो आइसोमर फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास आइसोमर का मतलब क्या होता है, जिनकी एक्साइटेड स्टेट अलग अलग होती है, जिनका एटॉमिक मास सेम होगा, जिनका प्रोटॉन नंबर सेम होगा, पर उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है यानी कि अलग अलग स्टेट में होंगे। ठीक है, एक किसी और स्टेट में होगा, दूसरा कोई और स्टेट में होगा, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो आइसोमर का मतलब क्या हो गया, आइसोमर का मतलब हो गया सेम एटॉमिक मास, सेम प्रोटॉन नंबर, बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहां पर देखूं, मान लो मेरे पास यहां पर, मान लो एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, कोई है एक्स मेरे पास एलिमेंट है, ये हायर एनर्जी स्टेट है, और इसका एटॉमिक नंबर Z है, और इसका मास जो है वो A है, और लोअर स्टेट में भी सेम आ रहा है ZXA, पर ये किस में है, ये लोअर एनर्जी स्टेट में, ये किसके अंदर है, लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर है। तो यहां पर आप ध्यान से देखो तो दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों का एटॉमिक मास सेम है, पर दोनों अलग अलग स्टेट के अंदर हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, आइसोमर्स बोला जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, मिरर न्यूक्लियाई।
मिरर न्यूक्लियाई। मिरर न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है? ऐसे न्यूक्लियाई जिनके प्रोटॉन नंबर और जिनके न्यूट्रॉन नंबर आपस में इंटरचेंज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। इसको मैं सीधा आपको एग्जांपल से अगर बताऊं तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक है 3Li7 मैंने ये लिखा, दूसरा मैंने लिखा 4Be7 बेरिलियम। एक मैंने लिया लिथियम और एक मैंने ले लिया बेरिलियम, 4Be7। तो यहां पर एटॉमिक नंबर दोनों के क्या है? सेम है। यहां पर इसका जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 3 है, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका 3 है, और यहां पर इसका एटॉमिक नंबर है 4। इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप निकालोगे तो 7 - 3 कितना आ जाएगा? 4। और इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप निकालते हो तो कितना आ जाता है? 3। तो लिथियम के जो एटॉमिक नंबर हैं वो बेरिलियम में क्या है? वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और बेरिलियम में जो एटॉमिक नंबर है वो लिथियम में क्या है? वो न्यूट्रॉन्स नंबर है। और इनके जो एटॉमिक मास हैं वो क्या है? सेम है। एटॉमिक मास है वो क्या है? सेम है। तो मिरर न्यूक्लियाई ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनमें एटॉमिक मास सेम होते हैं, तो पेयर में होंगे। ये हमेशा किस में होंगे? पेयर में होंगे। तो इस तरह से होंगे कि इनके एटॉमिक मास सेम होंगे, पर जो इनके एटॉमिक नंबर है और जो न्यूट्रॉन नंबर है वो आपस में इंटरचेंज होंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास will be same, atomic mass will be same, but proton number and neutron number interchanged। ये क्या होंगे? इंटरचेंज होंगे। ठीक, जो एटॉमिक मास जो मिरर न्यूक्लियाई होते हैं वो आपस में आइसोबार्स भी होते हैं, क्योंकि आइसोबार्स का मतलब क्या होता है? जिनके एटॉमिक मास सेम हो पर जिनके एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, तो उनको हम आइसोबार्स भी कहते हैं। तो जितने भी मिरर न्यूक्लियाई होंगे वो आइसोबार्स होंगे, पर जितने भी आइसोबार्स हैं वो मिरर न्यूक्लियाई हों ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऑल मिरर न्यूक्लियाइज आर आइसोबार्स। ये सारे के सारे आपस में क्या होंगे? आइसोबार्स होंगे। बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू, पर इसका उल्टा भी हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैंने मिरर न्यूक्लियाई की बात की, इन मिरर न्यूक्लियाई के जो एटॉमिक नंबर है इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। यानी कि अगर एक को मैं Z1 बोलूं, एक को मैं Z2 बोलूं, तो Z1 - Z2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो Z1 - Z2 या Z2 - Z1 बोल लो, इनका डिफरेंस हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। मिरर न्यूक्लियाई के केस में इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? वो 1 आएगा। और क्या चीजें दिख रही है इसमें आपको? और इसमें Z की अगर हम बात करें या एटॉमिक मास आप निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि आपको इसका एटॉमिक मास निकालना है। इसका एटॉमिक मास कितना है? 7 है। तो इसका एटॉमिक मास 2Z ± 1 बन रहा है। 2Z ± 1 बन रहा है, यानी कि Z की वैल्यू यहां पर कितनी है? 2, और Z कितना है? 4। तो Z 4 हो गया, -1 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 7। और इससे मैं अगर बनाना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 3 और +1, ये हो जाएगा 7। तो जो मिरर न्यूक्लियाई होंगे उनके एटॉमिक मास और जो उनका एटॉमिक नंबर है उनमें क्या रिलेशन होगा? A = 2Z ± 1। A = 2Z ± 1। ठीक है, समझ में आ गई बात? A = 2Z ± 1। इसके अलावा इनका जो एटॉमिक मास है वो आप कैसे भी निकाल सकते हो? Z1² - Z2² का मॉड = A। अगर आप ये करो, अगर आप ये निकालते हो, एटॉमिक मास निकाल रहे हो इनका, तो आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो। Z1² - Z2² कर दिया आपने, जो मॉड में ले रखा है मैंने। Z1² है, उसकी वैल्यू 3² है, और ये कितना है? 4²। तो ये कितना बन गया? ये बन गया 9 और ये बन गया 16। तो ये मॉड में है, तो आंसर कितना आ गया? 7 आ गया। तो यहां से ये बहुत सारी जो चीजें हैं ये किसके लिए निकलती है? मिरर न्यूक्लियाई के निकलती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बन जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मिरर न्यूक्लियाई। ये एक फॉर्मूला हो गया। इनका जो डिफरेंस है हमेशा 1 होता है, ये हो गया। जितने भी मिरर न्यूक्लियाई हैं वो सारे के सारे क्या होता है? आइसोबार्स होते हैं, ये एक फॉर्मूला हो गया। फिर मिरर न्यूक्लियाई के केस में उनके जो एटॉमिक नंबर है और जो एटॉमिक मास है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये एक फॉर्मूला हो गया, है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गए? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई हो गए। मैं फिर कह रहा हूं,
जो टेस्ट होगा उसमें इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चंस करोगे, खुद से क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं तो कराऊंगा ही, और खुद से करोगे तो फिर कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो यहां तक तो हमने बात कर ली कि इनके जो टाइप्स है उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। फिर हमारे पास आता है एक न्यूक्लियर रेडियाई। ठीक है, न्यूक्लियर रेडियाई, न्यूक्लियर रेडियाई। भाई यही मेरा पढ़ाने का तरीका है, मैं सीधे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तुम्हें। पहले मैं तुम्हें छोटी छोटी चीजें बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक, न्यूक्लियर रेडियाई। न्यूक्लियर रेडियाई के लिए आपने ये रिलेशन पढ़ा है, R इक्वल्स टू R नॉट A पावर 1/3। अब बहुत डेप्थ में हम जाएंगे नहीं कि ये रिलेशन कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है न्यूक्लियर रेडियस का। ये जो R है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रेडियस, और ये जो R नॉट आया, R नॉट ये होता है कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियस रेडियस पैरामीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस रेडियस पैरामीटर। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस रेडियस पैरामीटर। ठीक, ये R नॉट जो है इसकी दो वैल्यू होती है। एक बार वैल्यू ली जाती है इसकी 1.2 फर्मी। 1 फर्मी जो होता है वो होता है 10 पावर -15 मीटर। 1 फर्मी जो होता है वो होता है 10 इंटू -15 मीटर में होता है। और एक बार वैल्यू ली जाती है इसकी 1.4 फर्मी। तो 1.2 फर्मी हम इसकी वैल्यू कब लेते हैं, 1.2 फर्मी वैल्यू लेते हैं जब हम न्यूक्लियर चार्ज के फॉर्म में ले रहे होते हैं, या स्कैटरिंग की प्रॉब्लम्स होती है। स्कैटरिंग की प्रॉब्लम होती है या चार्ज की प्रॉब्लम होती है ना, तो वहां पर हम इसकी वैल्यू 1.2 फर्मी लेते हैं। और जब हम न्यूक्लियर पोटेंशियल को सॉल्व करते हैं, न्यूक्लियर पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू को हम कितना लेके चलते हैं, इसकी वैल्यू को हम 1.4 फर्मी लेके चलते हैं। ज्यादातर हमें क्वेश्चन इसके ऐसे पूछे जाते हैं कि इनके जो एटॉमिक मास है उनका कंपैरिजन पूछा जाता है, या रेडियाई का कंपैरिजन पूछा जाता है। तो जब हमें दो रेडियाई को कंपेयर करना हो तो उसके केस में हम क्या लिखते हैं, R1/R2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या बन जाता है, A1/A2 पावर 1/3। एक तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये वाला, और कई बार हमें एटॉमिक मास भी पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे पास बनता है A1/A2, और ये हो जाता है हमारे पास R1/R2 पावर 3, R1/R2 पावर 3। ये दोनों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरे पास है भी, अभी मैं करा भी देता हूं आप। ठीक है, अच्छा, एक इसमें ऐसा पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियाई है, उसके दो टुकड़े हो गए, तो उसके बाद उनका रेशो क्या होगा, वो आपको मैं कल वाले लेक्चर में कराऊंगा। जैसे आप वो करते हैं ना कि कोई एक एक्स पर्सन है, उसके पास 10,000 रुपीज थे, और उसने वाई और जेड को 1:2 में दे दिए, तो वाई के पास कितने जाएंगे, वाई के पास जाएंगे 1/3 इंटू 10,000, और जेड के पास कितने जाएंगे 2/3 इंटू 10,000। और फिर इनके बाद रेशो पूछा जाता है कि वाई और जेड का वो बता दो, रेशो बता दो। तो इसी तरह से इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन एक कि एक न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास है 225, वो न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट होकर दो न्यूक्लियाई में टूट गया, और रेशो बता दिया, मान लो 1:5 रेशो बता दिया, और जो न्यूक्लियाई बन गए वो 5 वाई और जेड बन गए। तो फिर आपसे पूछ लेंगे वाई का एटॉमिक मास कितना होगा, जेड का एटॉमिक मास कितना होगा। तो वो ऐसा ही करना होता है जैसे मैंने आपको बताया। ज्यादा से ज्यादा उसमें ये चेंज कर दिया जाता है कि उनकी रेडियस भी दे दी जाती है, फिर रेडियस एक की दे दी जाती है, दूसरे की निकलवाई जाती है, तो फिर वो आप ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, मैं करा दूंगा, अभी क्वेश्चन करा देता हूं वो भी। सबसे पहले ये रेडियाई वाला कर लेते हैं, रेडियाई वाला क्वेश्चन। हाँ, ये रहा। तो रेडियाई वाला क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ 29Cu64 न्यूक्लियस इज मेजर्ड टू बी 4.8 इंटू 10 पावर -13 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ 12Mg27 न्यूक्लियस कैन बी एस्टिमेटेड टू बी, वही लगाना है R1/R2, है ना। तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे R1/R2 A1/A2 पावर हो जाएगी 1/3। A1 जो है वो कितना है 64 है, और A2 कितना है 27 है, और ये पावर कितनी हो गई 1/3। तो 4 का क्यूब हो जाएगा एक, और एक 3 का क्यूब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4/3, और यहां बनेगा 3/3, तो ये हट गया 4/3 हो गया। अच्छा, R2 निकालना है आपको, R1 आपको गिवन है, तो ये हो गया 4.8 इंटू 10 पावर -13, और RMG आपको निकालना है, और ये रेशो आपने निकाल लिया है, 4/3 आ गया है। तो यहां से RMG जो आएगा वो कितना आएगा 3/4
और इंटू 4.8 इंटू 10⁻⁻13। तो ये 12 चौक 48 और 12 3 36, 3.6। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻13। 3.6 इंटू 10⁻⁻13। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, रेडियाई वाले, है ना। रेडियाई वाले, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेडियाई वाले जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। उसके बाद इसके एक दो क्वेश्चन और है मेरे पास, वो भी मैं आपको कराई देता हूं अभी। हाँ ये रहा, ये क्वेश्चन में हमें बोला गया है द रेडियस ऑफ जी न्यूक्लियाई इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ 4 बेरिलियम 9। हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर इन जी न्यूक्लियाई। तो आर जीई अपॉन आर बीई, अब ये उल्टा पूछ लिया हमने। तो यहां पर एटॉमिक मास ऑफ जी अपॉन एटॉमिक मास ऑफ बी, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पावर हो जाएगी 1/3। पावर कितनी हो जाएगी 1/3। हमें ये गिवन है कि जो रेडियस ऑफ जी न्यूक्लियाई है इज मेजर टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ ये। तो रेडियस जो है इसकी आर जीई वो है ट्वाइस ऑफ आर बी, ट्वाइस ऑफ आर बी। तो हम इसको ऐसे लिख लें, ए जी ई अपॉन ए बी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर जी ई अपॉन आर बी ई, और ये हो जाएगा क्यूब में। आर जी ई ट्वाइस है तो ट्वाइस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें ए जी ई पूछा है, तो ए जी ई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी ई इंटू 8। अब बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 9 है। तो न्यूक्लियॉन्स पूछा है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या है, एटॉमिक मास ही तो पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 8, तो ये आंसर आ जाएगा कितना 72। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सा मैथमेटिक्स इसमें लगाना होता है, वो लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसके ऊपर, न्यूक्लियाई रेडियस जो है उसके ऊपर मैंने बात कर ली। अच्छा, एक टाइप का और मैं बता रहा था, एक टाइप का मैं बता रहा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मेरे को नहीं ध्यान अभी, पर मैं फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि एक न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक मास आपको दे रखा है 225, ये डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होकर और किस रेशो में टूट जाता है, ये टूट जाता है 1:5 या 2:5, नहीं 4 के रेशो में तोड़ो, कटेगा नहीं तो 1:4, हाँ 1:4 ऐसे रेशो में टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और टूटने के बाद ये दो कोई एलिमेंट्स बनाता है, एक बनाता है एक्स और एक बनाता है वाई, ये दो एलिमेंट्स बनाता है एक्स और वाई। तो हमें ये पूछा जाता है कि एक्स और वाई का जो एटॉमिक मास है वो क्या होगा। तो A1/A2 का रेशो पूछा जाता है, फिर हमें पूछा जाता है कि R1/R2 का रेशो बताओ। तो इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 1/4, जैसे हम सिंपल मैथमेटिक्स लगाते थे हमारी जूनियर क्लासेस में कि 1 टोटल जो रेशो दे रखा है उसका टोटल कर दो। तो ये हो गया 5, x के सामने 1 आएगा क्योंकि 1 रेशो है x का, और फिर टोटल जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 5, 55 हो जाएगा ये, नहीं ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। इसी तरह से y का निकालना है तो y हो जाएगा 4/5 और 225, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 45, तो ये हो जाएगा 20 और 4 5 20 और ये 18। ठीक है, तो ये इस तरह से इनके रेशो आ गए। तो अब यहाँ पर एटॉमिक मास का रेशो पूछा है तो A1/A2, यहाँ से हम निकाल लेंगे 45/180। फिर हमें क्या पूछ लिया जाता है इनका R1/R2। तो R1/R2 क्या होता है, वो होता है A1/A2 और पावर 1/3। फिर ये यहाँ से हम किसके रेशो निकाल लेते हैं, R1/R2 का रेशो निकाल लेते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। हालांकि पूछा इसमें वही गया है, रेडियाई वाला फॉर्मूला लगाया है, पर इसको घुमा फिरा के दे दिया, इस तरह से दे दिया कि एक न्यूक्लियाई है वो डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर ये बना और फिर वो बना, इस तरह का क्वेश्चन होता है, काफी बार पूछे जाते हैं और बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया है। तो न्यूक्लियाई की बात हो गई। अब न्यूक्लियाई के बाद हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर मास डेंसिटी की। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास न्यूक्लियर मास डेंसिटी। न्यूक्लियर मास डेंसिटी, न्यूक्लियर मास डेंसिटी भाई क्वेश्चंस जो है
आज और कल में इसकी हम कंसाइज थ्योरी निपटाएंगे, क्वेश्चन में हैंड टू हैंड कराता जाऊंगा। फिर एक लेक्चर में मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन ले लूंगा जिसमें PYQs भी होंगे अलग अलग। तो इनका मैंने टेस्ट 1 में आपको फिर कह रहा हूं मैंने डाल रखा है, तो आज के लेक्चर के बाद भी कर लेना उसको, कल के लेक्चर के बाद भी उसी को रिपीट कर लेना, और फिर परसों के बाद को आपको उसको करना ही करना है। तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, है ना। तो आपको लगेगा कि अब आपको चीजें आने लग गई हैं, है ना। वो सभी के लिए है, चाहे आपने पहले किया है चाहे नहीं किया। पहले आपने नहीं किया, आप सोच रहे होंगे कि मैं बाद में करूंगा बाद में करूंगा, तो बाद में करूंगा तो ये आपके लिए बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में, एक तरह से शॉर्ट नोट्स के अंदर मैंने सब कुछ कवर करा दिया। न्यूक्लियर मास डेंसिटी हम पढ़ रहे हैं। मास डेंसिटी, मास क्या, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब न्यूक्लियर मास हमें निकालना है। अब न्यूक्लियस जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस का अगर मेरे को मास लिखना है, एटॉमिक मास न्यूक्लियस का, तो मास किस किस के मिलकर बना है? वो बना है एक तो प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास। तो उसको आप कैसे लिखोगे? ZMP। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और मास मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन्स, प्लस A माइनस ZMN। A माइनस ZMN, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियस का मास हो गया। तो ये हो गया MN मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस, ऑब्जर्व्ड मास होता है ये। और वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम हम इसको स्पेरिकल लेके चलते हैं, स्पेरिकल लेके चलते हैं तो वॉल्यूम हम इसका लिखते हैं 4/3 πr3। तो यहां से मैं इसको लिखूं ZMP प्लस A माइनस ZMN अपॉन वॉल्यूम मैंने लिख दिया 4/3 πr3। ठीक है। अगर मैं ये कंसिडर कर लेता हूं इफ Mn इज लगभग इक्वल टू है MP, मैं ऐसा मान लेता हूं, लमसम इक्वल है MP, ऐसा हमने मान लिया। ऐसा मानने से क्या होगा? यहां लिखा जाएगा ZMP प्लस ये होगा AMN माइनस ZMN, और अपॉन ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा 4/3 πr3। तो क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? ZMP और ZMN कैंसिल आउट हो गया। R हमें पता है किसके बराबर होता है? R0 A पावर 1/3। तो अगर मैं ये वैल्यू भी डालता हूं तो ये बनेगा AMN अपॉन 4/3 पाई। R की जगह मैं ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो ये बन जाएगा R0 क्यूब और A, तो A से A ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहां बनेगा 3MN अपॉन 4 पाई R0 क्यूब, ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। और इस वैल्यू के अंदर जब वैल्यू डालकर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास न्यूक्लियर डेंसिटी जो आती है वो आती है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है, ये कांस्टेंट रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती कौन सा एलिमेंट है, क्या है, कुछ नहीं, सभी के लिए फिक्स है 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा। तो न्यूक्लियर मास डेंसिटी डिपेंड नहीं करेगी, ना तो वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, ना वो डिपेंड कर रही है एटॉमिक मास के ऊपर कि एटॉमिक मास कितना है, ना एटॉमिक नंबर पे, ना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे, वो कुछ पे डिपेंड नहीं कर रही है। वो लगभग हर न्यूक्लियस के लिए सेम वैल्यू दे रही है, कितनी? 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। तो डेंसिटी जो है वो साइज से भी इंडिपेंडेंट हो गई, और जो वो हमेशा के लिए क्या हो गई? कांस्टेंट भी हो गई। तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। मैं यहां लिख भी देता हूं, डेंसिटी is independent from size of nucleus, साइज का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है। जैसे कि दो चीजें हैं, है ना, दो चीजें हैं, एक है एटम, एक हम बात करते हैं किसकी? एटम की, और एक हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियस की। तो यदि मैं एटम की बात करूं तो एटम का जो साइज लिया जाता है, यानी कि उसकी लेंथ, वो ली जाती है 10⁻−10 मीटर में, और जो न्यूक्लियाई है उसका जो साइज लिया जाता है वो लिया जाता है 10⁻−15 में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मैं लिख भी देता हूं। साइज ऑफ न्यूक्लियाई जो है, साइज ऑफ एटम का मतलब है उसकी रेडियस। तो ये जो है ये लिखी जाती है 10⁻10 मीटर में। और अगर हमें पूछा जाए साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो ये हमें लिखा जाता है 10⁻−15 मीटर में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। एनर्जी जब हम एटम के लिए लिखते हैं तो उसमें हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जब हम न्यूक्लियस के लिए एनर्जी लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
जब यहां पर एनर्जी हम लिखते हैं एटम के लिए तो इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इसी तरह से जब हम न्यूक्लियस के लिए जो एनर्जी लिखते हैं न्यूक्लियस के लिए, तो इसको हम लिखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियस के लिए जो एनर्जी लिखते हैं इसको हम लिखते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और जो एनर्जी हम लिखते हैं किसके लिए, एटम के लिए, उसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोनों ये वाले। अब तुम किस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो वो तुम्हें देखना है, पर ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो डेंसिटी की मैंने बात कर ली। एक चीज पूछी जाती है न्यूक्लियर पार्टिकल डेंसिटी या न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन। न्यूक्लियर पार्टिकल डेंसिटी, न्यूक्लियर पार्टिकल डेंसिटी और न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन। मेरी स्पीड आपको ज्यादा लग सकती है बोलने की या चीजें कराने की, वो ऑब्वियस सी बात है होगी। अगर मैं धीरे धीरे चलूंगा तो जिंदगी में तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं हो सकता। रिवीजन का मतलब यही होता है, फास्ट ट्रैक का मतलब यही होता है कि हमें तेजी से चलना है चीजों को कवर करते हुए। न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन, भाई कॉन्सेंट्रेशन की स्पेलिंग भूल गया यार। न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या होता है, डेंसिटी पर यूनिट मास। डेंसिटी पर यूनिट मास जो है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन या न्यूक्लियर पार्टिकल डेंसिटी। तो न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन जो बना वो क्या बना, डेंसिटी पर यूनिट मास। डेंसिटी पर यूनिट मास। अब डेंसिटी जो है, डेंसिटी मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन, मास ऑफ न्यूक्लियन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है हमें पर यूनिट वॉल्यूम में निकालना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर यूनिट वॉल्यूम हमें निकालना है। भाई डेंसिटी जो है हमारी, डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वो किस में आती है, केजी पर मीटर क्यूब में आती है ना। वो किस में आती है, केजी पर मीटर क्यूब में आती है। तो यहां देखो क्या बना, ये बना केजी, और यहां पर क्या बन गया, ये पर मीटर क्यूब, और इसी तरह से वॉल्यूम मतलब, और मास को हमने किस में लिख दिया, केजी में, तो ये आ गया 1 मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब, तो ये क्या होता है एक्चुअल में, ये क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, डेंसिटी अपॉन मास ऑफ न्यूक्लियॉन। तो डेंसिटी जो है वो हमने अभी निकाली, कितनी आई, वो 10 पावर 17 आई, और मास ऑफ न्यूक्लियॉन एक एएमयू में अगर लेके चलता हूं तो वो कितना आ जाएगा, 1.67 इंटू 10 पावर -27। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 10 पावर 44। कितना आता है, 10 पावर 44 ऑर्डर का आता है, 10 पावर 44 ऑर्डर। तो ये ऑर्डर लेना है मेरे को, 10 पावर 44, और यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब, 10 पावर 44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन हमें पूछ लिया जाता है कि जो एक न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। अब ये वैल्यू भी क्या हो गई, फिक्स हो गई, ये वैल्यू भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन में बताता हूं। क्वेश्चन ये यहां पर ये क्वेश्चन है, अज्यूम स्पेरिकल सिमेट्री ऑफ द न्यूक्लियस ZXA where Z is atomic number and A is mass number of the nucleus, then the nuclear density and nuclear particle density, nuclear density and nuclear particle density of nuclei of the order, किस ऑर्डर में होगी। तो 10 पावर 17 तो क्या आ जाएगी, डेंसिटी, और 10 पावर 44 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन। पहला ऑप्शन तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, सी ऑप्शन में 10 पावर 17 और ये 10 पावर 40 लिखा हुआ है तो ये गलत हो गया। ये 10 पावर 15, बी ऑप्शन देखो यहाँ लिखा हुआ है 10 पावर 17 और ये लिखा हुआ है 10 पावर 44, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो गया। तो अब ये छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, ये तुम्हें आते हैं, याद है तो देखते ही लगा दोगे, अदरवाइज फिर टक जाओगे, है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं हम आगे। तो अभी तक हमने बात कर ली यार, पेज ही कंप्लीट हो गए सारे, बचा है अभी 2-3 पेज और ले लेंगे पेज। तो फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, पर डेंसिटी जैसे जैसे आप
न्यूक्लियस की बाउंड्री पे पहुंचोगे, न्यूक्लियस की सरफेस पर पहुंचोगे तो वो डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, गिरने लग जाएगी। यानी कि डेंसिटी और रेडियस के बीच में अगर कर्व बनाया जाए, डेंसिटी और रेडियस के बीच में अगर कर्व बनाया जाए तो न्यूक्लियस की सरफेस पर पहुंचते पहुंचते यहां तक तो डेंसिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट चलती है और फिर ये लगभग कांस्टेंट है और फिर ये एकदम से इसकी वैल्यू क्या होती है, गिर जाती है नीचे। फिर इसकी वैल्यू एकदम से क्या हो जाती है, गिर जाती है जैसे ये सरफेस के ऊपर पहुंचती है। तो इसका जो रिलेशन दिया जाता है न्यूक्लियर मास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके लिए यहां पर फॉर्मूला दिया जाता है डेंसिटी का, रो इक्वल्स टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस ई पावर, और ये होता है आर माइनस आर अपॉन ए, आर माइनस आर अपॉन ए। ये किसके लिए, फॉर ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये आर डिस्टेंस है, आर पूरी रेडियस हो गई, और आर जो है वो वेरिएबल डिस्टेंस है, कैपिटल आर फिक्स डिस्टेंस है। ए जो है उसकी वैल्यू फिक्स है, ए कांस्टेंट है, वैल्यू फिक्स है 0.4 से लेकर और 0.5 फर्मी तक इसकी वैल्यू फिक्स है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि डेंसिटी लगातार क्या कर रही है, चेंज कर रही है ना, डेंसिटी लगातार क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन is not uniform. Charge distribution is not uniform inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, ये वेरी करेगा किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। इट वेरीज विथ द डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। पहला क्वेश्चन तो ये बना। दूसरा क्वेश्चन ये बना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है नहीं होता है ना, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेडियस के साथ वेरी करता है नहीं करता है, डिस्टेंस के साथ वेरी करता है नहीं करता है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं किस किस चीज को, अभी तक हमने डिस्कशन कर लिया है। एक तो हमने डिस्कस किया किसके बारे में, सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है उसके साइज के बारे में डिस्कशन किया, फिर डेंसिटी, फिर न्यूक्लियर कॉन्सेंट्रेशन को हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई को हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे मास डिफेक्ट को, ठीक है। अब हम किसको डिस्कस करेंगे, मास डिफेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। मास डेफिसिट भी इसको बोलते हैं और मास डिफेक्ट भी इसको बोलते हैं। मास डेफिसिट भी बोलते हैं और मास डिफेक्ट भी बोलते हैं। मास डेफिसिट भी इसको बोलते हैं और मास डिफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो मास डेफिसिट या मास डिफेक्ट जो है उसको हम लिखते हैं डेल्टा एम से। क्या लिखते हैं, डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या होता है, डिफरेंस होता है वो मास का। कौन कौन से मास, एक तो होता है हमारे पास ऑब्जर्व्ड मास और एक हमारे पास होता है एक्चुअल मास, है ना। डेल्टा एम किसके बराबर होता है, एक हमारे पास होता है ऑब्जर्व्ड मास और एक हमारे पास कौन सा मास होता है, एक्चुअल मास। एक क्वेश्चन आता है कि स्पेक्ट्रोग्राफी, इस जो स्पेक्ट्रोग्राफ है उसका यूज किस लिए किया जाता है, तो न्यूक्लियस का मास मेजर करने के लिए उसका यूज लिया जाता है। उसको आगे मैं कराऊंगा अभी क्वेश्चन को। अब मान लो मेरे पास कोई न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई है, इस न्यूक्लियाई के अंदर एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। तो इसका ऑब्जर्व्ड मास जो होगा, मास ऑफ न्यूक्लियन, वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा ZMP प्लस क्या लिखा जाएगा, A माइनस ZMN। क्या लिखा जाएगा, A माइनस ZMN। ये जो मास है ये इसका ऑब्जर्व्ड मास है। ये जो मास है ये कौन सा मास है, इसका ऑब्जर्व्ड मास है। एक्चुअल मास जो आपको गिवन होगा वो इसका एक्चुअल मास होगा। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस निकाल दोगे, इन दोनों में ये जो मास मैंने निकाला है ये कौन सा मास है, ऑब्जर्व्ड मास है। ऑब्जर्व्ड मास है। अब इन दोनों में यदि आप डिफरेंस निकाल देते हो डेल्टा एम, तो ऑब्जर्व्ड मास ये हो गया। ऑब्जर्व्ड मास की वैल्यू मैंने लिख दी ZMP और इसको लिखा मैंने A माइनस ZMN और इसमें से एक्चुअल मास को मैंने माइनस कर दिया, एक्चुअल मास MN जो हमें गिवन है। तो ये जो डिफरेंस आता है इस डिफरेंस को हम कहते हैं मास डेफिसिट। इस डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं, मास डेफिसिट नाम देते हैं। मास डेफिसिट या मास डिफेक्ट इसको हम नाम देते हैं। जब हम पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन में हम इसको लिखेंगे M माइनस A। जब हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे, इन केस ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन में हम देखेंगे कि जो डेल्टा M है
ये कैसा लिखा होगा, m माइनस ए, m माइनस ए, मास में से हम एटॉमिक मास को माइनस करेंगे, तो वहां पर भी हम इसको डिफाइन करेंगे मास डेफिसिट को। ठीक है, अब ये जो मास है, यहां पर ये जो मास है न्यूक्लियस का मास है। कई बार आपको एटॉमिक मास भी पूछा जाएगा, एटॉमिक मास, तो मैं उन चीजों को भी अभी डिस्कस कर लेता हूं। मैं पहले पेज ले लूं, फिर मैं डिस्कस करता हूं। हाँ जी, तो मैं डिस्कस कर रहा था किसको, अभी तक मैंने मास डेफिसिट को डिस्कस कर दिया। मैंने आपको कहा कि इसको हम m माइनस ए के फॉर्म में भी देखेंगे। फिर मैंने कहा कि ये जो मास है जो आपको दिख रहा है, ये आपको किस फॉर्म में भी दिखेगा, एटॉमिक मास के फॉर्म में भी दिखेगा। अब एटॉमिक मास आप कैसे निकालेंगे, न्यूक्लियर मास तो क्या हो गया, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, वो मास कौन सा हो गया, न्यूक्लियस मास, न्यूक्लियर मास हो गया। यानी कि अगर आपको mn लिखना है, mn, तो mn के लिए आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो m पी जेड, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड और एम एन, ये आपका कौन सा मास है, न्यूक्लियर मास है। अब मैं एक पूरे एटम की बात करूं, तो एटम जो है वो किस किस से मिलकर बना है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। तो एटम जो है एम ए, वो किस किस का मास होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस और प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो चीजों का मास होगा। तो मास ऑफ न्यूक्लियस में तो कौन सा आ जाएगा, ये मास उतर के आ जाएगा यहां से। तो यानी कि एम ए की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा जेड एम पी प्लस ये क्या बनाएगा, एम ए माइनस जेड एम एन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स उतने होंगे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जेड एम ई, ये कितना हो जाएगा, जेड एम ई। तो यहां से मास ऑफ एटम जब आप निकालोगे तो जेड कॉमन ले लिया, ये बनेगा एम पी प्लस एम ई, एम पी प्लस एम ई, ये हो जाएगा ए माइनस जेड एम एन, ए माइनस जेड एम एन। तो एम पी प्लस एम ई, एम पी प्लस एम ई, ये हो जाता है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो ये जो है इसको कंबाइन करके हम लिख देते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां एटॉमिक मास जो है वो क्या बन जाएगा, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड और ये हो गया एम एन। तो यहां पर हाइड्रोजन जहां पर आ रहा है, हाइड्रोजन जहां पर लिखा आ रहा है, ये हमारे पास हो गया एटॉमिक मास, ये क्या बना, एटॉमिक मास। और ये जो है हमारे पास, ये जो बन रहा है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मास। समझ गए मेरी बात, ये क्या है, ये है न्यूक्लियर मास, और एक बन रहा है हमारे पास एटॉमिक मास। एक हो गया एटॉमिक मास और एक हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियर मास हो गया। ठीक है, तो मास डेफिसिट मेरे हिसाब से समझ में आ गया। न्यूक्लियस मास क्या होता है, न्यूक्लियर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें ही आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसकी, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन को हम लिखते हैं किससे, एफ से। पैकिंग फ्रैक्शन, इसको शॉर्ट में हम पीएफ भी लिखते हैं। ये किसके बराबर होता है, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट अपॉन अपॉन एटॉमिक मास, मास डिफेक्ट अपॉन एटॉमिक मास, ये क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन होता है। तो यदि F को मैं लिख रहा हूं तो F किसके इक्वल हो गया, डेल्टा M अपॉन ए। मैंने आपको कहा डेल्टा M को हम कैसे भी लिखते हैं, M माइनस ए अपॉन ए, ऐसे लिखा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ए और ये हो जाएगा M माइनस ए। तो यहां से ये बन जाएगा एफ ए प्लस ए इक्वल्स टू एम। तो ए कॉमन आ गया, ये हो जाएगा एफ प्लस वन इक्वल्स टू एम, एफ प्लस वन इक्वल्स टू एम। तो यहां से हमारे पास ए की जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू आ जाएगी एम अपॉन एफ प्लस वन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, ये क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये जो है ये क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। ये ए जो है ये होता है मास नंबर और एम जो हमारे पास होता है वो हमारे पास न्यूक्लियर मास या फिर एटॉमिक मास, जो भी हमें दिया है वो हमें लेना होगा। अच्छा, अब ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है, ये पैकिंग फ्रैक्शन क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई हमें बताता है।
पैकिंग फ्रैक्शन जो हमें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई बताता है। साथ ही साथ ये जो पैकिंग फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो पैकिंग फ्रैक्शन PF कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है। ये हमें किसके बारे में बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में बताता है। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन about stability of nuclei। ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में हमें बताता है। ठीक है, फॉर्मूला जो हमारे पास बना पैकिंग फ्रैक्शन का वो बन रहा है F प्रोपोर्शनल टू डेल्टा M अपॉन Z, यानी कि F जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एटॉमिक मास के। सीधा सा मतलब है यदि आप एटॉमिक मास को आप बढ़ाएंगे तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी। और यदि आप एटॉमिक मास को डिक्रीज करोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ जाएगी। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। यदि पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आता है तो उस केस में न्यूक्लियाई होगा अनस्टेबल। यदि पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आता है तो उस केस में जो न्यूक्लियाई है वो होगा स्टेबल। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आता है तो उस केस में न्यूक्लियाई होगा अनस्टेबल। यदि पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव आता है तो उस केस में न्यूक्लियाई होगा स्टेबल। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियाई क्या होगा? स्टेबल होगा। इसका एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, मैं ग्राफ भी प्लॉट करके आपको बता देता हूँ। इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉट होता है, एटॉमिक मास के साथ एटॉमिक और पैकिंग फ्रैक्शन का। तो ये F इंटू 10⁴ लिया हुआ है और यहाँ पर ये एटॉमिक मास है। ये एटॉमिक मास की जो नंबरिंग है वो 20, 40, 60, 80, 100 और 180। और इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से प्लॉट होता है। ये ग्राफ जो है वो इस तरह से बनता है, ऐसे। फिर ये नेगेटिव चलता है और फिर ये पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे। तो आप यहां पे साफ साफ देख रहे हैं कि एटॉमिक मास जब लेस देन 20 है, एटॉमिक मास जब लेस देन 20 है तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू बहुत हाई है। एटॉमिक मास जब 180 से ज़्यादा है तब भी पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है, और जब एटॉमिक मास 20 से लेकर 180 तक है तो उस केस में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो नेगेटिव चल रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर 8AO16 के ऊपर पैकिंग फ्रैक्शन हो जाता है 0, और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ये किसके ऊपर देता है? ये देता है फेरस के ऊपर, 26Fe56 के ऊपर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पैकिंग फ्रैक्शन यदि नेगेटिव है तो न्यूक्लियाई स्टेबल है और यदि पॉजिटिव है तो अनस्टेबल है। लाइटर जो न्यूक्लियाई होते हैं यानी कि जिनका एटॉमिक मास 20 से कम है तो उनका जो पैकिंग फ्रैक्शन है बहुत हाई है, बहुत हाई है यानी कि वो अनस्टेबल है। बहुत ज़्यादा एटॉमिक मास भी है तो भी क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो रही है यानी कि पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो वो अनस्टेबल है। और जब पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव चल रहा है यानी कि एटॉमिक मास 20 से लेकर 180 के बीच में, तो वहां पर न्यूक्लियाई स्टेबल है। ऑक्सीजन के ऊपर पैकिंग फ्रैक्शन 0 हो जाता है और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू का मतलब है मैक्सिमम स्टेबल, ये कहां पर हो जाता है? फेरस के ऊपर हो जाता है। तो ये सारी बातें मैं अगर लिख दूं तो वो ठीक रहेगा। तो फॉर लाइटर न्यूक्लियाइज, फॉर लाइटर एलिमेंट्स i.e. A less than 20, packing fraction is very high, i.e. nuclei is unstable, nuclei is highly unstable। फिर सेकंड नंबर पर एट 8O16 पैकिंग फ्रैक्शन जो है उसकी वैल्यू हो जाती है 0। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। कई बार इसमें कार्बन भी आपको देखने को मिलता है, कार्बन के ऊपर उसकी स्लोप 0 होती है, पैकिंग फ्रैक्शन 0 नहीं होता। और फिर फॉर ए की वैल्यू 180 तक है, कहां से लेकर 20 तक। इस केस में पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो चलता है नेगेटिव, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है इस केस के अंदर।
और न्यूक्लियाई जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जो हमें मिलती है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू हमें मिलती है किसकी, वो मिलती है 26 फेरस 56। ये हाईली स्टेबल हो गया। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी सबसे ज़्यादा होती है, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो ये क्या हो गया, हाईली स्टेबल। फिर आप जैसे ही एटॉमिक मास की वैल्यू क्रॉस कराएंगे 180, तो पैकिंग फ्रैक्शन वापस से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और वापस से पॉजिटिव हो जाएगा तो वापस से क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। वापस से क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली 1 घंटे के अंदर ही। पढ़ाने की स्पीड मेरी यही रहेगी और इसी स्पीड में हम चलेंगे। अगले 10 दिनों तक हम न्यूक्लियर फिजिक्स को कवर करेंगे और इसके अंदर जो भी चीज़ हम कवर कर सकते हैं विद द क्वेश्चंस वो सारा कवर कर जाएंगे। 10 से 12 दिन, जितने भी दिन बनेंगे, तो 13-14 घंटे में अगले हम ये कवर करेंगे। नेक्स्ट जब मैं आपका स्टार्ट करूंगा तो फिर मैं 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, मतलब कि न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म होने के बाद एक तो मैं उठा लूंगा आपका क्वांटम, एक भारी सब्जेक्ट, बड़ा सब्जेक्ट उठाऊंगा और एक छोटा सब्जेक्ट उठाऊंगा। तो क्वांटम के साथ मैं आपका सॉलिड स्टेट उठा लूंगा, तो साथ में आपके सब्जेक्ट्स चलते जाएंगे। क्वेश्चंस जो टेस्ट के मैंने बोले थे, न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट वाला जो टेस्ट है वो लगा लेना। आज के लेक्चर के बाद भी, कल के बाद भी वही करना है, और परसों के बाद तो आपको करना ही करना है डेफिनेटली। तो ये 3 लेक्चर के बाद जब आप पहला टेस्ट कवर करेंगे तो आप देखेंगे कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। क्वेश्चन कर पाओगे तो आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज होगा। इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।